नमस्कार दोस्तों। आज आपका पुनः बड़े लंबे समय बाद पुनः स्वागत किया जाता है अपने चैनल यूके प्रैक्टिस विद आयुष में। दोस्तों, आपकी आगामी परीक्षा को देख के, आगामी परीक्षा एसआई की जो परीक्षा होने वाली है उसको लेकर हम आपको यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे। उनकी डिटेल वीडियो दी जाएगी। उसी के संदर्भ में आज आपके बीच हम हिंदी की एक डिटेल वीडियो लाए हैं। कोशिश की जाएगी टॉपिक टू टॉपिक आपको पढ़ाया जाए। और दोस्तों, कोशिश करिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के और अपने जो छूटे हुए टॉपिक्स हैं उन्हें क्लियर करने की। आज स्टार्ट करते हैं हम। पहला विषय आज आपका हिंदी है, ठीक है। कोशिश की जाएगी सारे विषयों को धीरे धीरे करके वीडियो के माध्यम से, डिटेल वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान किया जाए। आज पहला सब्जेक्ट है आपके पास हिंदी। आज हिंदी के आपके पास डिटेल वीडियो लाएगी, टॉपिक टू टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज दिनांक है आपके पास। कोशिश कीजिए डेट के साथ आप अपने नोट्स बनाइए। 20/7/2023। चलिए दोस्तों, आज आपके पास हिंदी का पहला जो टॉपिक लाया गया है वो आपके पास है वर्णमाला, ठीक है। स्टार्ट से शुरू करेंगे। जिन्होंने पहले पढ़ चुका है उनके लिए ये एक तरह के रिवीजन होगा, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए वो भी ज़रूर देखिए। और जो नए जुड़े प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वर्णमाला, आज पहले टॉपिक है आपके पास वर्णमाला। देखिए टॉपिक टू टॉपिक वाइज चलेंगे तो क्लियर रहेगा सारी चीज़ें, ठीक है। पहला टॉपिक है आपके पास वर्णमाला। तो आपको पता होगा वर्णमाला। जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें तो क्लियर ही होगा, जिन्हें नहीं पता होगा वो एक बार जान लीजिए। देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को, ठीक है। वर्णों के समूह को। तो आपके पास वर्ण, ठीक है, वर्णों के समूह को बोलते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको वर्ण आने चाहिए। वर्ण कौन कौन से आपके? जैसे अ, आ, ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ और अंग, आह, ठीक है। ये आपके वर्ण है, ये स्वर वर्ण है, ठीक है। स्वर्ण वर्ण है, ठीक। देखिए इसमें ना याद रखने वाली चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, बाकी तो आपको डिटेल में बताऊँगा। जैसे अ और आ है, ये आपके कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। ये यहाँ पे नोट्स में लिख सकते हैं आप, ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगा कंठ क्या होता है, ठीक है। ई और ई आपका ये तालु होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तालु, तालु। ऊ आपका ऊ, और बड़ा ऊ होता है आपका होंठों के द्वारा बोला जाता है, ठीक है। और आपका री होता है, जो री होता है वो होता है मूर्धन्य, मूर्धा के द्वारा बोला जाता है, ठीक। और ये जो ए आई होता है, देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके मैं आपको ये सारी डिटेल में बताऊँगा। लेकिन आपको ये चीज़ भी ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है। ये है आपका, ये बोला जाता है आपका कंठ तालु से, कंठ तालु। मैं आपको आगे पूरा बताऊँ कंठ तालु क्या होता, कंठ, माफ़ कीजिएगा, कंठ तालु, कंठ तालव्य क्या होता है, और कंठ तालव्य क्या, मुँह तालु क्या होता है, कंठ क्या होता है, ओष्ठ क्या होता है, मूर्धा क्या होता है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो आपका अंतिम है ओ और औ, ये जो ओ और औ होता है इनको बोला जाता है ओष्ठ, ओष्ठ कर्ण की सहायता से, ठीक है। ये मैं आगे जाके आपको सब बताने वाला हूँ। अभी ये बस एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको यहीं पे लिखने है, क्योंकि ऐसा ही बार बार अलग लिखेंगे तो दिक्कत होगी, अभी लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए। उसके आगे मैं आगे के वर्ण लिख लेता हूँ।
उसके आगे क, ख, ग, घ, ड़। देखिए जिसको याद नहीं है वो ज़रूर याद रखिएगा इन्हें, ठीक है। फिर च, छ, ज, झ, य, ठीक। फिर ट, ठ, ड। मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये जो ड के नीचे दूसरा ड लिखा गया है वो किस भाषा से आया है और कैसा है। ढ और ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। बाकी इधर लिख देता हूँ मैं, य, र, ल, व, श, 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 ह, अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। देखिए बेसिक है, तो अभी आपको मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक, ये हो गया आपके, ये आप होगी वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला बोली जाती है, ठीक है। वर्णमाला, देखिए वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला का आपकी अगर आपको ये हो गया, ये नोट कर लीजिए इतना आप पहले, और फिर मैं आपको इसको पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। इतना आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा, इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। वर्णमाला से, वर्णमाला से आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको हिंदी वर्णमाला में आपसे पूछा गया, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, ठीक है, वर्णों की संख्या। तो आपको पता होना चाहिए वर्णों की संख्या कितनी होती है। वर्णों की संख्या होती है 52, याद रखिएगा 52 होती है इसमें वर्णों की संख्या। और मेन इंपॉर्टेंट वर्ण, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्णमाला कैसा शब्द है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्णमाला ये पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वर्णमाला बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए वर्णमाला कैसा शब्द है, कैसा शब्द है। तो वर्णमाला है आपका यौगिक शब्द है, ठीक है, यौगिक शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए कि समस्त वर्णों में कैसा समास है, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लिख सकते हैं अगर आपको पता है या आपने पढ़ा है तो मत लिखिएगा, ठीक है। समस्त वर्णों में कैसा समास है, समास है, तो वो समास है आपके पास कैसा है, संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। संबंध, ये मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी आपके पास सिर्फ बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ वर्णमाला के बारे में, ठीक है। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, ठीक। और अगर आपसे पूछा जाए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाते हैं क्योंकि तभी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट देखो, वर्णमाला में, वर्णमाला शब्द में कौन सा शब्द प्रधान है, आपसे पूछा जाए अगर कौन सा शब्द प्रधान है, प्रधान है, तो आप क्या उत्तर देंगे। तो वर्णमाला में कौन सा शब्द प्रधान है,
इसमें माला शब्द प्रधान है, ठीक है, माला, याद रखिएगा माला, ठीक है, इसमें माला शब्द प्रधान है क्योंकि वर्णों की एक माला बन रही है, ठीक है, वर्णों की, जैसे अ आ ई ऊ एक तरीके की माला बन रही है, ठीक है, तो इसमें माला शब्द आपका प्रधान है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि वर्णमाला में कौन सा शब्द प्रधान है तो आपको बताना है माला शब्द। अगला, अगर आपसे ये देखिए, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट वर्णमाला की परिभाषा, जो बेसिकली पूछी भी जाती कभी कभार, क्वेश्चन में पूछी गई है, वर्णमाला की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा, ठीक है, परिभाषा कई बार पूछी गई है क्वेश्चन में और शॉर्ट में दी भी गई है, तो आपको याद होनी चाहिए। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या है? वर्णों के वर्णों अक्षरों, कोशिश करिए आप मेरे साथ ही नोट्स बनाइए क्योंकि आगे चल के आपको बहुत मदद देने वाले हैं। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो और भी बढ़िया है, और आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर नोट्स बनाइए। वर्णों या अक्षरों के सुव्यवस्थित वर्णों अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रमागत क्रमिक क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक, क्या पूछा है? अगर आपसे परिभाषा पूछ ली जाए, क्योंकि पूछी जाती है, पूछी गई है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्या बताना है? वर्णमाला, वर्णों अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रमागत क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखते हुए सुव्यवस्थित, जैसे आपको मैं बता चुका हूँ, जैसे अ, ठीक है, आ इसको लेकर पूरा श्रोतक, ठीक है, श्रोतक, ये पूरे एक सुव्यवस्थित ढंग से बताई गई है, ठीक है। तो इन्हीं को इस तरीके लिखने को, इसको कहते हैं वर्णमाला का सुव्यवस्थित क्रम, ठीक। ये इसकी परिभाषा हो गई। अगर आपसे इसी में देखिए, इस परिभाषा में अगर एक शब्द जोड़ दूँ तो ये सब चेंज हो जाएगा, ये अलग दूसरी की परिभाषा बन जाएगी। तो आपको मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, अगर इसमें आपसे पूछा गया वर्णों के अक्षरों के, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया वर्णों अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रमागत या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन अगर मैं वर्णमाला से पहले, यहाँ पे वर्णमाला से पहले देखिए स्टार्टिंग में ही अगर शब्द लगा दो, शब्दों में, किसमें पूछ रहा हूँ मैं? शब्दों में। अगर मैं शब्दों में बोलूँ, अगर मैं शब्दों में बोलूँ कि शब्दों में वर्णों अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रमागत क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? इसमें वर्णमाला नहीं, क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन पूछे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसमें क्या बन जाता है? वो उसका आंसर हो जाएगा आपका वर्तनी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? अगर इस परिभाषा के पहले शब्दों में आ जाएगा, अगर ये पूछा जाए शब्दों में, तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्तनी, याद रखिएगा, ठीक है, वर्तनी, उसे वर्तनी कहते हैं। अगर इस परिभाषा के स्टार्टिंग में शब्द आ जाए, शब्द यूज हो जाए, तो उसे वर्तनी कहते हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया आपको? अगर इतना क्लियर हो गया है, इतना आपने लिख लिया है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि शब्दों, ऐसे क्वेश्चन, प्रश्न ऐसा आता है, आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया जाए। अगर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि बताइए शब्दों में वर्णों, ये प्रश्न आपके पास, वर्णों अक्षरों के सुव्यवस्थित
क्रमबद्ध समूह को, ठीक है, क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं। तो आपको बताना क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्णमाला नहीं कहना कि वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला नहीं कहते, तो कहते हैं यहाँ पे वर्तनी, ठीक है, याद रखिएगा वर्तनी कहा जाता है, ठीक है, वर्तनी। सही उत्तर जाएगा आपका वर्तनी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे शब्दों में वर्णों अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्तनी, अगर शब्दों में पूछा जाए। और यदि शब्दों में नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिंपल पूछा जाएगा वर्णों अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को, तो आपको वर्णमाला बोलना है, ठीक है। और अगर शब्द जोड़ दिया जाए तो आपको वर्तनी बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको मैंने परिभाषा बता दी है, वर्णों की परिभाषा बता दी है, सब बताते हैं। अब देखिए आगे बताता हूँ। आगे है वर्णों के भेद। क्या, वर्णों के वर्ण भेद, ठीक है, उसके आगे वर्ण भेद। माफ़ कीजिएगा, एक और चीज़ छूट गया, एक इम्पॉर्टेंट जो आपको बताना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि वर्णों को, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वर्ण क्या होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वर्ण क्या होते हैं, तो किसी भी भाषा की सूक्ष्मतम इकाई, ठीक है, किसी भी, मैं परिभाषा लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप नोट कर सकते हैं। किसी भी भाषा की सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटी, ठीक है, सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटी इकाई, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। यह, ठीक है, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है, यह एक ध्वनि है। अगर आपको वर्ण नहीं दिया जाएगा सबसे छोटी इकाई, तो ध्वनि भी पूछी जा सकती है, ठीक है, ध्वनि भी बोला जाता है। वैसे आंसर हमेशा अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको वर्ण करना है तब। अगर बोला जाए वैसे दो वर्ण नहीं दी सबसे छोटी इकाई भाषा की, तो ध्वनि भी कह सकते हैं, ठीक है, इसे वर्ण कहते हैं, इसे वर्ण कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे देखिए कभी क्वेश्चन में ऐसे भी एग्जामिनर ऐसे ही पूछ सकता है कि शब्दों की सूक्ष्मतम इकाई किसे कहा जाता है, उसमें ऑप्शन में आपके वर्ण भी दे देगा, ध्वनि भी दे देगा, तो आपको वर्ण के साथ जाना है, ठीक है। बेसिकली दोनों ऑप्शन कभी नहीं देगा, वो आपको कभी भी दो ऑप्शन नहीं देगा, पर कभी दे दे अगर, तो आपको, ठीक है। और अगर ध्वनि नहीं, अगर वर्ण नहीं दी गई सबसे छोटी इकाई, तो ध्वनि जरूर दी जाएगी, तो आपको आंसर क्या करना है, आपका ध्वनि कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए आगे। अब मैं आपको बताता हूँ वर्णों के भेद, ठीक है, वर्ण भेद, ये परिभाषा लिख लीजिएगा, ठीक है, वर्ण भेद। अब वर्ण भेद आपको हो गए, वर्ण भेद होते हैं दो प्रकार के, ठीक। पहला है, ठीक है, चार्ट के माध्यम से बताऊंगा मैं आपको वर्ण भेद। पहला है स्वतंत्र, दूसरा है परतंत्र। ये वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वतंत्र और परतंत्र। अगर आपको उदाहरण पूछा जाए, तो उदाहरण है इसका, स्वतंत्र का होता है, स्वतंत्र का उदाहरण होता है, उदाहरण है आपके पास अ। और परतंत्र का होता है उदाहरण क। क कैसे हो गया, ये
आधा क के साथ अ स्वर मिलता है तब। ठीक है, ये उदाहरण हो गया स्वतंत्र, स्वतंत्र और परतंत्र का। ठीक है, इसमें अगर आपको देखिए वर्णों के दो भेद होते हैं। ठीक है, एक आता है स्वतंत्र, एक होता है परतंत्र। अगर आपको स्वतंत्र की परिभाषा पूछा जाए, आपसे परिभाषा पूछा जाए इसकी, तो आपको परिभाषा याद रखनी है। वह वर्ण जिसे बोलने के लिए, स्वतंत्र कैसे होते हैं, वह वर्ण जिसे बोलने के लिए, माफ कीजिए नीचे लिखते हैं थोड़ा से, यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी परिभाषा मैं आपको नीचे बताता हूँ। ठीक है, परिभाषा यहाँ पे इसकी परिभाषा है इसकी, वह वर्ण जिसे बोलने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, ये आपके स्वतंत्र होते हैं। जो कि परिभाषा उदाहरण के लिए, उदाहरण एक तो मैं आपको बता चुका हूँ, और अन्य उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं इसके। अन्य उदाहरण है जैसे आ ई, बड़ा ई इत्यादि। ठीक है, ये हो गया इसकी, ये तो हो गया आपके स्वतंत्र की परिभाषा। अब मैं आपको बताऊंगा परतंत्र की परिभाषा। परतंत्र इसका विपरीत हो जाएगा। देखिए इसमें तो जैसे बोला गया किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसमें आवश्यकता पड़ती है। तो वह वर्ण जो दूसरे वर्णों में आश्रित रहते हैं, परतंत्र कहलाते हैं। परतंत्र कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण मैं आपको बता चुका हूं, जैसे क, तो आधा क प्लस अ। ठीक है, इस जो उदाहरण है इसका, उदाहरण क, तो आधा क प्लस अ। तो अगर आपसे पूछा जाए, जो ये होता है क होता है, इसे कैसा व्यंजन बोलते हैं। जो क होता है, क, ये कैसा व्यंजन है, तो ये है सस्वर व्यंजन। सस्वर व्यंजन। आपसे अगर पूछ ले जाए सस्वर व्यंजन क्या है, तो आपसे पूछ ले जाए सस्वर व्यंजन क्या है, तो सस्वर व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे परतंत्र में। ठीक है, ठीक है, जिनके साथ स्वर जुड़ा होता है। अगर इसकी परिभाषा लिखनी है आपको सस्वर व्यंजन की, तो आप लिख सकते हैं, मैं परिभाषा बता सकता हूँ। अगर वैसे इंपॉर्टेंट ही है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए क्वेश्चन की सस्वर व्यंजन क्या होते हैं, तो सस्वर व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जब किसी वर्ण के साथ स्वर वर्ण जोड़ा जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं सस्वर व्यंजन।
और देखिए जिसमें आधा क, आधे क को क्या बोलते हैं, आधे क को आप इसे कहते हैं विषुप्त व्यंजन। जब तक इसमें स्वर नहीं जुड़ता तब इसे कहते हैं विषुप्त व्यंजन। विशुद्ध, विषुप्त नहीं, विशुद्ध व्यंजन, व्यंजन इसे कहा जाता है विशुद्ध व्यंजन। ठीक। और जो आ हो गया, आ तो आपको पता है स्वर होता है, स्वर मूल स्वर होता है, बेसिकली मूल स्वर। ये मैं आगे आपको बताऊंगा मूल स्वर क्या होता है। ठीक है, ये होता है विषुप्त व्यंजन। देखिए जब अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा विषुप्त व्यंजन, विषुप्त व्यंजन तथा मूल स्वर को जोड़ने से कैसा व्यंजन बनता है, तो क्या बनता है, अगर ऐसा क्वेश्चन है जो क्या बनता है तो आप क्या बोलेंगे, स्वस्वर व्यंजन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हैं आप कैसे पूछा जा सकता है, अगर पूछेंगे तो पूछने का तरीका क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रश्न आपसे, मैं आपसे सिंपल ऐसी प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, अगर आप नहीं वैसे पूछेंगे तो नहीं माफ़ कीजिएगा, इतना डिटेल तो नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। अगर विषुप्त विषुप्त कह रहा हूँ, विशुद्ध व्यंजन तथा मूल व्यंजन, मूल स्वर से कैसा व्यंजन बनता है, कैसा व्यंजन बनता है, तो कैसा व्यंजन बनता है, व्यंजन बनता है, तो आंसर होगा आपका कैसा, स्वस्वर व्यंजन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको, स्वस्वर व्यंजन समझ में आ गया कि मैं स्वस्वर व्यंजन की भी डेफिनेशन मैंने दी है। ये आपकी परिभाषा स्वस्वर व्यंजन की याद रखिएगा, लिखिएगा नोट में, ये आपकी स्वस्वर व्यंजन की है। और आपका मूल स्वर होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा मूल स्वर क्या होते हैं। और विशुद्ध व्यंजन अगर आपसे परिभाषा पूछ लीजिएगा, पर ऐसे परिभाषा लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, पर आपको मैं परिभाषा बता देता हूँ। इसकी परिभाषा है विशुद्ध व्यंजन वैसे वह व्यंजन जो जिन पे स्वर वर्ण नहीं जुड़ा होता, उन्हें कहता विषुप्त व्यंजन। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए, इतना आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना आपको मैं बता चुका हूँ। अभी तक मैं आपको जो बता चुका हूँ, मैं आपको वर्ण बता चुका हूँ, वर्ण की परिभाषा, वर्ण के, ठीक है, अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ, वर्ण बता चुका हूँ, वर्ण की परिभाषा बता चुका हूँ, वर्ण के भेद बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे बताता हूँ। ठीक है, देखिए वर्ण के अंतर्गत 2 पाइयाँ आती है। ठीक है, ये भी आप जरूर देखिएगा। एक उसके आगे एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख दीजिएगा, जो मैंने आपको स्वस्वर व्यंजन बताया उसके आगे एक नोट लिख दीजिएगा इम्पॉर्टेंट। तो वो नोट है आपका वर्णमाला, वर्णमाला में सभी में प्रयुक्त व्यंजन, ध्वनिया हरस्व मैं आपको सब बताऊंगा। हरस्व, हरस्व, मूल स्वर, मूल व्यंजन क्या होते हैं सब बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक है, हरस्व की सहायता से बोले जाते हैं, हरस्व की सहायता से बोले जाते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है। देखिए इम्पॉर्टेंट नोट है, इसे भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा अपनी नोट में, जहाँ आप लिख रहे होंगे कि वर्णमाला में सभी प्रयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ हरस्व आ की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम जो हरस्व आ की सहायता से बोले जाते हैं, जिन्हें हम बेसिकली व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, व्यंजन भी बोला जा सकता है इन्हें। चलिए आगे बताता हूँ। आगे है, देखिए वर्णमाला के अंतर्गत 2 पाइयाँ बोली जाती है। अगला पॉइंट है वर्ण के
अंतर्गत दो पाइयाँ होती है, दो पाई होती है, ठीक है, होती है। दो पाई कौन कौन सी होती है? जो दो पाई होती हैं आपकी, पहली होती है आपकी खड़ी पाई, पहली है आपकी खड़ी पाई, दूसरी है आपकी बिना खड़ी पाई, बिना खड़ी पाई। देखिए, अब आपको इसकी पहचान, जो बेसिकली पहचान है इसकी, इसकी पहचान है दंड, लेटा हुआ बनी है, पहचान है इसकी, ठीक है, सीधा डंडा। और इसकी पहचान है, इसकी बेसिकली पहचान नहीं है, बिना खड़ी पाई की कोई पहचान नहीं है इसमें। जैसे पहचान इसकी आ है, ये डंडा है, तो इसके जो उदाहरण है, तो बेसिकली ये जो इस चिन्ह की सहायता से, इस चिन्ह की सहायता से जो भी वर्ण बनता है ना, वो सब खड़ी पाई के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण है इसका, उदाहरण से समझ सकते हैं आप। तो इसकी सहायता से क्या क्या बनता है? जैसे अ बनता है, अ के इसमें डंडा है ना, ये अ हो गया, क हो गया, क में भी डंडा है, च हो गया, च में भी डंडा है। ये जो डंडा आ रहा है, जहाँ जहाँ ये प्रयोग होगा, ये सब खड़ी पाई के अंतर्गत आता है, ठीक। और बिना खड़ी पाई, बिना खड़ी पाई क्या हो गया? इसके अलावा ई हो गया, ऊ हो गया, री तो वो हो गया, ठीक है, ड हो गया आपका, ड, ढ हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ये सब बिना खड़ी पाई, ठीक है। इतना मैं आपको बता चुका बिना खड़ी पाई। इसके आगे में, इसके आगे अब आपको स्वर, स्वर तो आपको पता है, स्वर अ आ से लेकर, स्वर आपको पता है, स्वर व्यंजन आपको पता है। अब ये क्लियर किया जाएगा व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या क्लियर होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम स्वर के बारे में, स्वर क्या होते हैं, ठीक है। स्वर आपको पता है, स्वर आपको पता है अ, आ, ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग और अह, ठीक है। ये तो हो गए आपके स्वर। तो अगर अब आपसे, अब आपको स्वरों के बारे में पूरी डिटेल बताया जाएगा, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको, मैं आपको पहले ही बता चुका, मूर्धल्य, कंठ, ये सब मैं आपको पहले बता चुका, कौन सा कंठ से बोला जाता है, कौन सा मूर्धल्य से बोला जाता है। एक बार फिर देख लीजिए, याद रख लीजिए, कंठ से बोले जाते हैं ये, कंठ से, ठीक। ई और आई बोले जाते हैं आपके तालू से, ऊ और ऊ बोले जाते हैं आपके ओष्ठ से, री बोला जाता है आपका मूर्धा से, मूर्धा। ए और आई बोले जाते हैं आपके कंठ तालव्य से, कंठ तालव्य, और कंठ तालव्य। और ओ औ बोले जाते हैं आपके ओष्ठ कंठ से, ठीक है। ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको सब बताऊंगा, तालव्य, कंठ, सब वो क्या होता है, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे स्वर्गों का वर्गीकरण, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे स्वर्गों का वर्गीकरण, स्वरों का, माफ़ कीजिएगा, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। इसके आगे मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा स्वर्गों का वर्गीकरण कितने प्रकार में हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। ये आपको अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।
ठीक, इतना अगर आपने इतना जितना मैंने आज आपको पढ़ाया, इतना अगर आपको समझ में आया हो, कुछ इंपॉर्टेंट लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो एसआई या अन्य सभी अन्य कई भर्तियों के आगामी आने वाली भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उन सब तक पहुंचाइए। जो नए बच्चे हैं उन तक पहुंचाइए। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको यूट्यूब में वो सब टॉपिक्स पूरी डिटेल तरीके से पढ़ाया जाए, टॉपिक टू टॉपिक वाइज पढ़ाया जाए और डिटेल में पढ़ाया जाए। आज कुछ नई शुरुआत की है हमने। अगर ये शुरुआत आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद।